हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 9-10 महीने के बाद देखा है तुम्हें। तुम पर नजर पड़ी तो खुद पर कंट्रोल न रख पाई। स्वतः ही आंखों से आंसू बह गए। दिव्या बोली। अर्चित ने घड़ी देखी। ट्रेन के आने में अभी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त था। बोला, मैंने खाना नहीं खाया, भूख लग रही है। चलो चलकर कहीं कुछ खाते हैं। भूख तो मुझे भी लगी हुई है, पर मेरे पास हॉस्टल के मेस से मिला हुआ फूड पैक भी है। चाहो तो दोनों अभी खा लेते हैं या इसे रास्ते के लिए रहने देते हैं और अभी किसी रेस्टोरेंट में चलकर बढ़िया खाना खाते हैं। दिव्या बोली। दोनों ने क्लासरूम में सामान जमा किया और स्टेशन परिसर से बाहर निकल गए। सबसे पहले दोनों ने स्टेशन के पास ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर बिहार, झारखंड और बंगाल में सीएमसी अस्पताल के लिए मशहूर वेलोर शहर में घूमने के लिए निकल गए थे। रेस्टोरेंट का बिल अर्चित चुकाना चाहता था, पर दिव्या ने उसे चुकाने नहीं दिया था। प्यार से घुड़कते हुए बोली थी, ये ट्रिप मेरा प्लान किया हुआ है, इसीलिए जो भी खर्चा होगा वो मेरा होगा। वैसे तो आईआईटी स्टूडेंट होने के कारण अर्चित का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, पर उसकी यात्रा व खाने का खर्च दिव्या उठा रही है, ये सोचकर उसे आत्मग्लानि भी हो रही थी। बहरहाल अभी उसका वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा तब वो हर एहसान का बदला चुका देगा। उसी घड़ी में अर्चित ने ये सुनिश्चित कर लिया था। दोनों खामखा सड़कों पर हाथों में हाथ डाले पैदल चलते हुए अपनी टांगे तोड़ रहे थे। दिव्या का कॉलेज स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर दूर था। ये पूरा इलाका उसका घुमा हुआ था। दोनों ने रास्ते के लिए कुछ खाने पीने और कुछ दूसरी चीजें खरीदी। फिर वे वापस स्टेशन पर आ गए। गाड़ी राइट टाइम पर चल रही थी। डिस्प्ले स्क्रीन पर गाड़ी का नाम, नंबर और कोच का विवरण दृष्टिगोचर हो रहा था। दोनों के पास एक एक ट्रॉली बैग और एक एक बैग पैक था। गाड़ी के रुकते ही अर्चित ने पहले दिव्या को कोच में जाने दिया, फिर सारा सामान अंदर पहुंचाया। 5 मिनट के बाद जब ट्रेन चल पड़ी, तब अर्चित की निगाह कूपे के अंदर विचरने लगी। जिस इंसान ने स्लीपर क्लास से ऊपर का कोई कोच नहीं देखा हो, उसके लिए ऐसे फर्स्ट क्लास का कूपा एक अलग ही दुनिया था। कोच अटेंडेंट पानी की बोतल और दूसरी चीजें दे गया था। बर्थ पर झक सफेद चादर बिछा हुआ था। तकिए पर सफेद गिलाफ चढ़े हुए थे। पायताने तह लगाकर कंबल रखा हुआ था। कूपे का दरवाजा लगा दिया गया तो वह एक छोटा सा कमरा बन गया था। कूपे के एक और कुछ स्विच लगे हुए थे। अर्चित ने जिन्हें ऑन ऑफ कर चेक किया। नीले रंग की मंदिम रोशनी में कूपे किसी रहस्यमय संसार की तरह लग रहा था। थोड़ी देर में ट्रेन टिकट निरीक्षक आकर टिकट की जांच कर गया था। दोनों ने अपना अपना लैपटॉप खोल लिया था और अब वे कीबोर्ड पर अंगुलियां चलाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसे चल रहा था तो दोनों को ठंड का एहसास हुआ। फिर अर्चित एक बार लघु शंका से निर्वित होने के लिए कूपे से बाहर निकला था। वापस आया तो देखा कि दिव्या फॉर्मल ड्रेस को चेंज कर लोअर और टी शर्ट पहन चुकी थी। टी शर्ट के ऊपर उसने एक पतला सा ट्रैक सूट का जैकेट पहन लिया था और पैरों पर कंबल फैला लिया था। अंदर ठंड लग रही है, अर्चित आते ही बोला। इसीलिए तो गर्मी में भी एसी कोच में कंबल दिया जाता है। दिव्या मुस्कुराती हुई बोली, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं भी कोई स्वेटर या जैकेट लेकर आता। अर्चित बोला, लगभग 40 घंटे का सफर है, वो भी तब जब गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम चलती रही तब। इतनी देर में तो तुम्हारी आइसक्रीम बन जाएगी। मेरे पास तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। अर्चित कल्पा, टेंशन क्यों ले रहे हो, चुपचाप कंबल ओढ़ लो। अर्चित ने ऊपर वाले बर्थ से कंबल उठाया और उसे ओढ़कर दिव्या के बर्थ पर बैठ गया। दिव्या ने लैपटॉप पर कोई मूवी लगा रखी थी, जिसका ईयरफोन दिव्या के कान में लगा हुआ था। स्क्रीन पर मूवी चलता हुआ तो अर्चित को दिख रहा था, पर उसके कानों तक ऑडियो की आवाज नहीं आ रही थी। दिव्या ने अर्चित की मजबूरी समझी। कई बार वो अपनी रूममेट के साथ हॉस्टल के कमरे में मूवी देखते समय
अपने एक कान का ईयरफोन सहेली को दे देती थी। फिर दोनों सहेलियां सिर जोड़कर मजे से मूवी का आनंद भी ले लेती थी और तीसरे रूममेट सहेली डिस्टर्ब भी नहीं होती थी। अर्चित दिव्या के करीब आ गया और ईयरफोन कान में लगाकर दोनों मूवी का आनंद लेने लगे। ट्रेन से बाहर रात गहराने लगी थी। कंबल ओढ़कर बैठे दो उष्ण देह करीब आए तो एक दूसरे की सांसों की गर्मी झेल नहीं पाए। फिर दोनों मदहोश होने लगे। दिव्या ने कान से ईयरफोन निकाल कर एक और फेंका, फिर हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। उतनी ही रफ्तार से उनकी सांसें भारी हो रही थी। अर्चित की हालत भी उसी की तरह बद हो रही थी। दिव्या ने पहल की, फिर कंबल में आग लगी। निढाल होने के बाद भी वे एक दूसरे से चिपक कर पड़े हुए थे। किसी ने कूपे का दरवाजा नॉक किया तो दिव्या ने लाइट ऑन कर दिया और अच्छी तरह से कंबल ओढ़कर सोने का अभिनय करने लगी। अर्चित ने अपने कपड़े ठीक किए, फिर दरवाजा खोला। बाहर पेंट्री स्टाफ था और खाना लेकर आया था। खाना लेकर भुगतान करके अर्चित ने फिर से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। अभी वे दोनों 20 साल के भी नहीं हुए थे और दोनों ने जीवन में पहली बार वर्जित फल का स्वाद चख लिया था। अर्चित को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि दिव्या को उस वाकये का जरा भी अफसोस हुआ था। वो खुश थी, इतना खुश थी कि अर्चित को वापसी में भी साथ लौटने के लिए उकसा रही थी। ऐसा करते हैं कि मैं कुछ दिन पहले घर से निकल जाऊंगी और तुम भी थोड़ा और दिन गांव में रह लेना, दिव्या इसरार करती हुई बोली। और जो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट लिया है उसका क्या, वो तो मैंने भी ले रखा है। घर में बैठकर लैपटॉप या मोबाइल पर करेंगे ना प्रोजेक्ट। तुम्हारी और मेरी कंडीशन एक जैसी नहीं है। तुम पटना में रहकर भी अपने ग्रुप से जुड़ी रह सकती हो। मेरे गांव में इंटरनेट की क्या कंडीशन है मुझे नहीं मालूम। मेरे घर में तो वाईफाई भी नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पटना में रहने का इंतजाम कर सकती हूँ। अगर मुझे गांव पर रहना ही नहीं है तो मैं ये सफ़र कर ही क्यों रहा हूँ? क्यों? मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई हुई है, बहुत खुशी हुई। आनंद भी बहुत मिला, पर ये सुख तो हम चेन्नई या काटपाड़ी में भी पा सकते थे। यानी मेरी इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। सब कुछ तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है। मैं अगर तुम्हारे साथ ट्रेन में हूँ तो तुम्हारी इच्छा से, ऐसे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ तो तुम्हारी ही इच्छा और पैसे से, और जो भी हमारे बीच हुआ उसमें भी तुम्हारी इच्छा शामिल है। आगे भी जो होगा उसमें भी तुम्हारी ही मर्जी चलेगी। सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, पर मेरी इच्छा से तुम वापसी में मेरे साथ क्यों नहीं लौटना चाहते? वजह तुम्हें मालूम है। अगर मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने सीनियर्स को इग्नोर करूंगा तो मुझे हर किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर बाद में कोई भी मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर मैं 10 दिन के बाद की टिकट निकालूं तो बाकी 20 दिन हॉस्टल में अकेली बैठी क्या करोगी? करूंगी कुछ भी। और मैं कोई अकेली नहीं रहूंगी, और भी गर्ल्स हॉस्टल में रहेगी। नहीं, मैं तुम्हें बेवजह हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। अर्चित तनिक कठोर स्वर में बोला। अर्चित उस पर अधिकार जता रहा है, देखकर दिव्या को सुखद लगा। वो उसके सीने से लग गई। सरपट भागती हुई ट्रेन पटरियों पर मंद मंद हिचकोले ले रही थी और ट्रेन के अंदर युवा प्रेमी युगल एक दूसरे की बाहों में झूले झूल रहे थे। ऊपर वाला बर्थ पूरी यात्रा अपने यात्री का इंतजार करता रहा, पर सेज सूना का सूना रहा। दोनों ने दानापुर में ट्रेन छोड़ दिया था। गाड़ी अपनी निर्धारित समय सारणी से लगभग 2 घंटा विलंब से पहुंची थी। अर्चित ने दिव्या को उसके घर छोड़ा और उसी शाम अपने गांव भेवड़ सीकरिया पहुंच गया था। उस बार अर्चित 7 दिन के बाद ही गांव छोड़ दिया था और थर्ड एसी वाले टिकट से अकेला यात्रा किया था। रेलवे स्टेशन पर दिव्या उसे टिकट और खाने पीने का सामान देने आई थी। शिकायत भी की थी कि तुम मेरी जरा सी भी बात नहीं मान रहे हो। एक बात जरा सोचकर बोलना, क्या शिक्षा और करियर के प्रति मेरी जिस प्रतिबद्धता को देखकर तुम मेरी ओर आकर्षित हुई थी और हमारी दोस्ती हुई थी, आज तुम्हें उसी प्रतिबद्धता से असंतोष हो रहा है? इस बार तो जाओ, पर अगली बार से तुम्हारी छुट्टियों में मैं हैंडल करूंगी। ठीक है करना। कभी 3 दिन से ज्यादा की कॉलेज में छुट्टी मिले तो उस वक्फे में भी हम मिल सकते हैं। ओके, देखेंगे। जब से अर्चित आईआईटी चेन्नई में गया था
रामधन महतो की प्रतिष्ठा पूरे इलाके में बढ़ गई थी। आसपास के कई गांवों में उनकी चर्चा होती थी। खुद रामधन महतो के दोनों बड़े भाई विस्मित थे कि हर तरह की सुविधा देने के बावजूद जो सफलता उनके खुद के बच्चे प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो गांव में बिना साधन के पढ़कर अर्चित ने प्राप्त कर ली थी। जब उन्हें पता चला कि बेटे को पढ़ाने के लिए शकुंतला देवी और रामधन महतो ने घर के जेवर और खेत बेचे थे, तब उनके मन में भाई भावज के प्रति सम्मान बढ़ गया था। अब शकुंतला देवी अपने निर्णय पर इतराती थी और रामधन महतो भी पत्नी की दूरदर्शिता पर मुग्ध थे। बड़ी बेटी नेहा, जो कि इंटरमीडिएट कॉलेज जाने लगी थी, वो अर्चित को आदर्श मानकर पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई कर रही थी। अर्चित की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया गया था। उस लोन से कॉलेज की फीस और मेस चार्ज का भुगतान होता था। गरीब घर का विद्यार्थी होने के कारण अर्चित को फीस भी कम देनी होती थी। ऊपर के खर्चे के लिए रामधन महतो हर माह अर्चित को 4,000 रुपये भेजते थे। ये 4,000 रुपये भी रामधन महतो को भारी पड़ते थे, पर अब वे संतुष्ट थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक के एहसानमंद भी थे कि गुरुजी ने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करने के लिए उन्हें उकसाया था। कुछ और दिन बीते तो मंझली बेटी पूनम ने भी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अर्चित ने दोनों बहनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो घर में दबाव बनाया कि दोनों बहन पटना में एक कमरे का घर किराए पर ले ले या किसी गर्ल्स हॉस्टल में जाकर रहे और वहीं से कॉलेज की पढ़ाई तथा साथ ही बैंक, रेलवे या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए कोचिंग ले। बेटा, कुछ अंदाजा है कि इसमें कितना खर्चा होगा? तुम्हारे खर्चे पूरे करने में ही मेरी हालत खराब रहती है। कुछ भी कीजिए, मगर कैसे? अब तक कैसे कर रहे थे? तुम्हारी माँ के गहने बिक गए हैं। जमीन भी 10 कट्टा बेच चुका हूँ। सारी जमीन बेच दीजिए, मगर इन्हें पढ़ाइए। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब इन्हें कोचिंग करवा देना। बाबूजी, तब तक देर हो जाएगी। हर काम उसके समय के अनुसार होता है। बाद में न इनके पास पढ़ने की इच्छा बचेगी और न नौकरी के लिए फॉर्म भरने की उम्र। फिर मैं क्या करूं? 10 कट्टा जमीन और बेच दीजिए और मेरी तीनों बहनों को अच्छे से पढ़ाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी नौकरी लगने के बाद से 5 साल के अंदर जितनी जमीन आपने बेचा है वही या उतनी ही जमीन मैं वापस खरीद दूंगा। और माँ के कंगन, शकुंतला देवी विनोदपूर्ण स्वर में बोली। माँ के कंगन तो 6 महीने के अंदर खरीद लाऊंगा। अब चूंकि अर्चित एक कामयाब छात्र था, इसीलिए उसकी राय मायने रखती थी। रामधन महतो आंखों में सवालिया निशान लिए हुए पत्नी की ओर देखे। मेरी ओर क्या देख रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा है बेटा। बेटियों को दहेज देकर अच्छे घर में भेजने से अच्छा है कि दहेज की रकम इनकी शिक्षा पर खर्च करके इन्हें कामयाब बना दीजिए। एक बार बेटियां कामयाब हो जाए, फिर अच्छे घरों से खुद रिश्ता चलकर आने लगेगा। यानी तुम भी चाहती हो कि बेटियां भी पटना जाकर रहे और वहीं रहकर पढ़ाई करे? हाँ, बेटियों को दूर भेजते समय मन मानेगा तुम्हारा? मन का क्या है, मन तो चाहता है कि अर्चित भी मेरे साथ रहे, आप भी इस उम्र में खेतों पर न जाए, पर यह संभव नहीं है। इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। चलो, तुम फिर जीती और मैं भी जीत गया। रामधन महतो हंसकर बोले। आप कैसे जीते? अरे भाई, जिसकी मेहरारू इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी जनानियों से भी ज्यादा समझदारी की बात करती हो, उसे जीता हुआ नहीं तो क्या हारा हुआ कहेंगे? मैं और पूनम पटना जाने की तैयारी करें? नेहा उत्सुकता से पूछे। पटना मैं भी जाऊंगी, सबसे छोटी बहन सोनम ठुनकती हुई बोली। भैया से बात कर, पूनम बोली। भैया, मैं भी पटना जाऊंगी, सोनम आशा भरे स्वर में बोली। अर्चित स्नेह से छोटी बहन के सिर पर हाथ रखकर बोला, तू पहले गांव से 10वीं पास कर ले, फिर पटना क्यों? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं नौकरी करूंगा, और फिर मैं तुमसे जूठे बर्तन धुलवाऊंगा और घर के दूसरे काम भी करवाऊंगा। शेष वाक्य पूनम ने पूरा किया। भैया, 14 साल की सोनम जोर से चिल्लाई, फिर पूनम पर घुसे बरसाने लगी। अगले महीने ही दोनों बहनों का पटना के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। एक के बजाय 2 कमरे का मकान किराए पर लिया गया। शकुंतला देवी के जीवन में अब भागदौड़ शुरू हो गया था। कभी वो पटना में दोनों बेटियों के साथ रहती थी, तो कभी गांव में पति और छोटी बेटी के साथ।
बतौर माता पिता रामधन दंपति का संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो गया था। उधर दोनों बेटियां भी संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी। घर का कामकाज भी देखना पड़ता था, फिर कॉलेज, फिर कोचिंग, फिर वापस आकर किचन में खाना बनाना। इनके पास मनोरंजन जैसे विलासिता के लिए वक्त ही नहीं था। सतत प्रयास का परिणाम भी दिखने लगा था। जो प्रश्न पहले समझ में नहीं आते थे, वो अब सरल लगने लगा था। जिन रिक्तियों में न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण की थी, उसके लिए दोनों बहनें आवेदन भेजती थी। अब सिर्फ मेहनत करनी थी और सही वक्त का इंतजार करना था। अगले और 3 साल में दिव्या और अर्चित के जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। एक बार जिस्मानी तौर पर करीब आ जाने के बाद दिव्या अर्चित पर अपना पूरा अधिकार समझने लगी थी। वापस काटपाड़ी अपने कॉलेज आने के बाद से ही वो जिद करने लगी थी कि अर्चित की जब भी 2-3 दिन की लगातार छुट्टियां हो तो वह काटपाड़ी आ जाए, दोनों साथ में समय बिताएंगे। अर्चित इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। छुट्टियों वाले दिन उसे और भी बहुत से काम होते थे। कपड़े धोने होते थे, कमरा ठीक करना पड़ता था, बहुत से पेंडिंग काम जो कोर्स से या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित होता था, उसे पूरा करना होता था। कई बार सीनियर्स के कहने पर भी अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता था। अर्चित को एहसास हो चला था कि उस दिन ट्रेन में जो भी हुआ वो सही नहीं था। तभी तो ऐसे सुख को क्षणिक सुख की संज्ञा दी जाती है। वो एक मौका था जिसे उन लोगों ने एंजॉय किया था। एक हादसा था, ऐसा हादसा जिसमें कोई व्यक्ति समुद्री जहाज से सफर के दौरान डेक से सीधे समुद्र के गहरे पानी में गिर गया हो और वो तैरने लगा हो। अब अगर वो जानबूझकर ऐसे ही मौके की ताड़ में रहता हो तो ये समझा जाता कि वो जानबूझकर स्विमिंग पूल में तैराकी करने जा रहा है। उम्र और आईआईटी व्यावसायिक शिक्षा ने उसे इतना मैच्योर तो बना ही दिया था कि वो अपना भला बुरा समझ सके। वो हर बार काटपाड़ी न आ पाने की कोई सस्ती हुई मजबूरी बता देता था। मुझे लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, एक दिन दिव्या क्रोध से भरकर बोली। ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे पास मुझसे मिलने के लिए फुर्सत ही नहीं है। तुम खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हो। तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास किसी से आधे घंटे मिलने के लिए 4-5 घंटा ट्रैवल करने की फुर्सत है। मेरे पास तो है। क्या मतलब? तुम काटपाड़ी नहीं आ सकते हो तो मैं चेन्नई आ जाती हूँ। चेन्नई में तुम रहोगी कहाँ, ये मैं बताऊँ? तुम्हारे दोस्त भी तो आते हैं कॉलेज में तुमसे मिलने, उन्हें कहाँ ठहराते हो? अरे वो बॉयज होते हैं, हम उन्हें अपने रूम में ही एडजस्ट कर लेते हैं, खाना भी मेस से लाकर खिला देते हैं। तुम भी अगर बॉय होती तो तुम्हें अपने रूम में ठहरा लेता। अगर मैं बॉय होती तो किसी बॉय से मिलने के लिए इतना रिक्वेस्ट कर रही होती। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ। कौन सा वादा? तुमने कहा था कि जब भी हमारी 3 दिन की छुट्टी होगी हम कहीं मिलेंगे। अर्चित सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसने इस तरह का वादा किया तो था। खूब सोचने के बाद बोला, कहाँ मिलना चाहती हो? या तो तुम काटपाड़ी आ जाओ या मैं चेन्नई आ जाती हूँ। दिव्या निर्भीक स्वर में बोली, नहीं नहीं, तुम मत आना, तुम्हारा बेवजह ट्रैवल करना ठीक नहीं, मैं ही आता हूँ। अगली बार जब त्योहार के कारण कॉलेज में लगातार 3 दिन की छुट्टियां थी, तब अर्चित अल सुबह हॉस्टल से निकल गया था और ट्रेन से काटपाड़ी पहुंचा। उसका इरादा था कि वो दिन भर दिव्या के साथ गुजारेगा और अंधेरा होते ही वापस ट्रेन पकड़कर चेन्नई आ जाएगा। उसी हिसाब से उसने अपने साथ बदलने के लिए कपड़ा भी नहीं लिया था। उसके बैग में एक लैपटॉप और उसके चार्जर के अलावा थोड़ा बहुत स्टेशनरी था। काटपाड़ी में दिव्या पहले से ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। दिव्या उसके बैग का मुआयना करने के बाद बोली, क्या करना है कपड़ों का? दिन भर तुम्हारे साथ घूमूंगा फिरूंगा, फिर शाम की ट्रेन से वापस चेन्नई। मैं जाने दूंगी तब ना। क्या मतलब? तुम 3 दिन तक मेरे साथ रहोगे, मेरी निगरानी में। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ता कैसे है, रहता कैसे है। इस बार तो तुम अपनी मनमानी कर लो, पर एक बात का ख्याल रखना। क्या? अगर तुम चाहती हो कि
मैं इस काबिल बन जाऊं कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग सकूं, तो प्लीज दोबारा फिर ऐसी जिद मत करना। कैसी जिद? यही काटपाड़ी आने की। इस अननेसेसरी मूवमेंट के कारण मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, पर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। देखो, तुम्हारी और मेरी कंडीशन एक जैसी नहीं है। तुम फेल भी हो जाओगी तो तुम्हें शर्मिंदगी के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मेरा रिजल्ट खराब हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे ना घर वाले सपोर्ट करेंगे, न ही बैंक फाइनेंस करेगी। इतनी बात कह रहे हो तो एक बात तुम भी सुन लो। दिव्या तनिक क्रोध से बोली, क्या? मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे बिना या किसी मर्द के बिना। दिव्या की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। वो देर तक कठोर नजरों से अर्चित की ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। अर्चित को भी लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया था। अर्चित ने बेबसी से अपने होठ काटे। झगड़ा करके फिर मनाने में वक्त जाया करने लायक वक्त नहीं था उसके पास। होठों पर जबरन मुस्कुराहट लाती हुई दिव्या बोली, सही कह रहे हो तुम। ट्रेन वाली इंसिडेंट के बाद मेरी आदत बिगड़ गई है, इसीलिए मैंने भी ये सोचा है कि जब तक तुम मेरे परमानेंट हस्बैंड नहीं बन जाते हो, तब तक मैं किसी को अपना टेम्पररी बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। सॉरी, अर्चित दबे स्वर में बोला। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहिए। अगर 3 दिन तक मेरे साथ रह सकते हो तो रुको, नहीं तो तुम अभी वापस लौट सकते हो। मगर मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। कोई इशू नहीं है, जब दुकानें खुल जाएगी तो 2 जोड़ी कपड़े खरीद लेना। टूथब्रश, पेस्ट जैसे जरूरी चीजें भी ले लेना। साथ ही एक ट्रॉली बैग भी ले लेंगे, जिससे हॉस्टल वालों को लगेगा कि हम कोई ट्रैवलर हैं। दिव्या, मैं आज भी गरीब हूँ, मैं गैर जरूरी चीजों पर आज भी खर्च नहीं कर पाता हूँ, पर तुम्हारी मम्मी के पास बहुत पैसा है और तुम्हारी मम्मी तुम पर अपना पूरा सेविंग्स उड़ा सकती है। खुद को मेरी मम्मी तो नहीं कहो, नहीं तो मैं तुमको मिसेस रामधन महतो कहने लगूंगा। धत, वो तो आजकल का स्टाइल हो गया है कि अपनी डियर डार्लिंग को बाबू सोना, मेरा बेटा, मेरा बाबू कहने का। मैं ठेठ देसी आदमी हूँ, मेरे साथ देसी तरीके से ही पेश आओ, ओके? अर्चित ने बहुत कोशिश की, मगर दिव्या के सामने उसकी एक न चली। दिव्या ने वाकई 2 दिन की जरूरत के हिसाब से अर्चित के लिए कपड़े और दूसरी चीजें खरीदा। उन्हें एक ट्रॉली बैग में भरा और वे एक साधारण से होटल में जाकर ठहर गए। खाना खाने और थोड़ी देर तक आसपास के इलाके में घूमने के अलावा बाकी समय वे हॉस्टल के कमरे में बंद थे और आपस में इस तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे वे मित्र या प्रेमी प्रेमिका न होकर पति पत्नी हो। जहाँ तक पढ़ाई से संबंधित बात थी तो दोनों का लैपटॉप खुला हुआ था और दोनों ने अपने अपने हिस्से का काम भी कर लिया था। कुल 56 घंटे, जिसमें 2 रात भी शामिल था, साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे से विदा होने वाले थे। अब बोलो, तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान कर दिया मैंने? विदा करते समय दिव्या बोली, पढ़ाई का तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर तुम्हारा खर्चा भी तो खूब हुआ है। और फिर अगर पकड़े गए या हमारे घर वालों को ये पता चला कि हम क्या गुल खिला रहे हैं, तो हम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अर्चित दबे स्वर में बोला, खर्चे की मैं परवाह नहीं करती, मुझे घर से मनचाहा पैसा मिलता है। रही बात पकड़े जाने की, तो तुम्हारे साथ पकड़े जाने पर भी मुझे शर्म नहीं आएगी। मैंने तुम्हें अपने मन से अपना जीवन साथी मान लिया है, बिना मेरी मर्जी जाने। तुम्हारी मर्जी जानने के लिए मुझे तुम्हारी हाँ या ना सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखना भर पड़ता है। बच्चों की जैसी निश्चल निष्कपट है तुम्हारी आंखें। मैं तुम्हें क्या किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, पर दोबारा इस तरह जिद करके मुझे मत भुलाना। क्यों? क्योंकि खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं, और जब खर्च तुम करती हो तो मुझे अपराध बोध या ग्लानि जैसा लगता है। अगली बार से मैं चेन्नई आ जाऊंगी, होटल में चेक इन करने के बाद तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगी।
वहाँ भी होस्ट मैं होंगी और तुम गेस्ट रहोगे। खबरदार जो चेन्नई में मुझसे मिलने आई, खबरदार मुझे नहीं तुम्हें होना है। अगर महीने में कम से कम एक बार मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं खुद चेन्नई आ जाऊंगी। अरे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? खामखा ट्रेन में अकेली ट्रैवल करोगी, सहेलियों से क्या कहकर हॉस्टल छोड़ोगी? मेरी सहेलियों को अभी भी मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ काटपाड़ी में हूँ, होटल के कमरे में स्टे कर रही हूँ। वो सब बाद में ताना नहीं मारेगी? कोई ताना नहीं मार सकती। मेरा तो एक ही बॉयफ्रेंड है, कईयों के तो कई कई है। दिव्या निडर भाव से बोली। तभी ट्रेन आ गई। अर्चित ट्रेन की स्लीपर क्लास में सवार हो गया और लैपटॉप खोलकर फाइलें चेक करने लगा। उसे दिव्या के सानिध्य में अच्छा तो लगता था, पर उसका मन वाकई उसे कचोटता था। लगता था कि दिव्या के उकसावे में वो जो भी कर रहा था वो एक अनैतिक अपराध ही था। वह सब कुछ जान और समझ रहा था, पर हर बार दिव्या उसे मजबूर करती थी और उसे कई बार काटपाड़ी जाना भी पड़ता था। गर्मी की छुट्टियों में दिव्या जानबूझकर ऐसे ट्रेन का चुनाव करती थी जिसके ऐसे फर्स्ट क्लास में उन्हें एक कूपा मिल जाता था। अब चूंकि पटना में भी अर्चित के रहने की व्यवस्था थी, इसलिए पटना में अपनी बहनों के पास ठहर जाता था और 10-15 दिन के बाद अर्चित और दिव्या वापस अपने अपने कॉलेज लौट जाते थे। अब अर्चित अपने गांव भी मुश्किल से 1 या 2 रात ही ठहर पाता था। नेट और मोबाइल के कारण उसके ग्रुप के सभी मित्र भले कहीं पर भी हो, पर रात के 3-4 बजे तक आपस में कनेक्ट रहते थे और छुट्टियों में भी उनकी पढ़ाई जारी रहती थी। कॉलेज के तीसरे साल दोनों को इंटर्नशिप करने का मौका मिला। दिव्या चाहती थी कि वो भी उसी शहर में इंटर्नशिप करे जहां अर्चित इंटर्नशिप कर रहा हो, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। अर्चित को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते एनटीपीसी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। वहीं दिव्या कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी। उसके पिता ने अपने रसूख का फायदा उठाकर उसे घर बैठे ही इंटर्नशिप करने का मौका दिला दिया था। वो 2 माह तक पटना में रहकर इंटर्नशिप पूरा कर ली थी। इस दौरान वो अर्चित की माँ या बहनों से घनिष्ठता बढ़ाने में सफल हो गई थी। अर्चित जहाँ अपनी पढ़ाई से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता था, वहीं दिव्या को पढ़ाई से कोई खास रुचि भी नहीं थी। अर्चित का सीजीपी जहाँ 9 से ज़्यादा रहता था, वहीं दिव्या का सीजीपी 5.50 से ज़्यादा कभी आया भी नहीं था। सच तो ये था कि पढ़ाई में दिव्या का मन लगता ही नहीं था। उसका लक्ष्य था कि किसी भी तरह कॉलेज से पास करके डिग्री हासिल कर लो, तब तक अर्चित भी कहीं न कहीं सेट कर ही जाएगा। अर्चित को वो कभी-कभी आर्थिक सहायता भी कर देती थी। कॉलेज में विद्यार्थियों को कुछ अलग से कोर्स भी करने पड़ते थे, जो विद्यार्थी को अलग से लेने पड़ते थे और जिसके लिए बैंक ऋण भी नहीं देती थी। कोर्स महंगा होता था और अर्चित उसके लिए अपने पिता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहता था। इसीलिए अर्चित दिव्या से इस वादे पर उधार मांग लेता था कि जब वो चुकाने की स्थिति में होगा तो मैं ब्याज चुका देगा। ब्याज के बारे में सुनकर दिव्या हंस पड़ती थी। वह अर्चित पर यूं ही मेहरबान नहीं हो रही थी। उससे दिव्या को प्रेम भी था और उसका अपना स्वार्थ भी था। अगर वो अर्चित से विवाह करने में सफल हो जाती तो पिता का दहेज बच जाता और वो भी उस पुरुष को पाने में सफल हो जाती जिसे वो बहुत दिनों से पसंद करती थी। जिस साल अर्चित के फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ, परीक्षा होने से भी 6 महीने पहले अर्चित का कैंपस सिलेक्शन हो गया था। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो अर्चित को 20 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर हायर कर रही थी। 20 लाख रुपए सालाना सुनकर रामधन महतो की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि 20 लाख रुपया साल यानी 1,65,000 से भी ज्यादा हर माह का वेतन, वो भी पहले माह से ही। पति पत्नी का हृदय सुनकर ही थक करके रह गया। फिर दोनों के नेत्र बरस पड़े। लगा उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। सही कहता था बेटा कि जितना भी खेत वे बेच चुके थे वो सब वापस खरीद लिया जाएगा। माँ के गहने फिर से बन जाएंगे। बहनों की शादी भी खूब धूमधाम से हो पाएगी। तीनों बहनें भी बहुत खुश हुई थी।
सिर्फ 7 दिन के बाद खबर आई कि नेहा ने कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा पास कर ली है। अगर वो टाइपिंग टेस्ट पास कर जाएगी तो उसकी नियुक्ति हो जाएगी। इस खबर ने उनके घर में खुशियां दोगुनी कर दी थी। लिखित परीक्षा होने के बाद से ही नेहा ने टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके पास एक टाइपिंग का बोर्ड था जिसे वो अर्चित के द्वारा छोड़ दिए गए लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कनेक्ट कर टाइपिंग की प्रैक्टिस करती थी। इस बार जब रामधन महतो की मुलाकात गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक से हुई तो रामधन महतो खुद पर काबू न रख सके। वे प्रधानाध्यापक महोदय के चरणों के पास बैठ गए और अपना सिर प्रधानाध्यापक के पांव पर रख दिए। प्रधानाध्यापक घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। झुककर रामधन महतो को उठाए, फिर आतुर होते हुए बोले, महतो जी क्या हो गया? गुरुजी, मैंने और अर्चित की माँ ने तय किया था कि जब तक बच्चों की ज्वाइनिंग न हो जाए हम ये बात किसी से नहीं बताएंगे, पर आपसे भी ये बात छुपाना पाप होगा। अर्चित की नौकरी लग गई। हाँ, और नेहा ने भी कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा पास कर ली है। यार महतो जी, बहुत बदमाश हो आप। इतनी बड़ी खुशी और आप उसे भी छुपा रहे थे। रामधन महतो खेदपूर्वक मुस्कुराए, फिर अर्चित के पैकेज के बारे में पूछताछ करने लगे। एक समय ऐसा आया कि प्रधानाध्यापक को मारे खुशी के जोश आ गया। उन्होंने चपरासी को बुलाया और 500-500 के 2 नोट निकाल कर देते हुए बोले, बेवट जाओ और पूरे 1000 रुपए की जलेबी लेकर आओ। भले 2 घंटा लग जाए पर बिना जलेबी के वापस मत लौटना। अगर जलेबी नहीं मिले तो लड्डू लेते आना। बेवट बगल का गांव था और वहां बड़ा सा बाजार लगता था। आसपास के कई गांव के लोगों के लिए वह मार्केटिंग सेंटर था। उस रोज प्रधानाध्यापक महोदय के सौजन्य से पूरे स्कूल के बच्चों में जलेबी बंटी थी। दूसरे शिक्षकों को भी अर्चित की कामयाबी के बारे में पता चल गया था। जलेबी के साथ बच्चों को प्रेरणादायक उपदेश भी दिए गए और अर्चित की सफलता का यशोगान किया गया। जिस खबर को महतो दंपति अभी छुपाना चाहते थे, वो दावानल की आग की तरह पूरे गांव में आधे घंटे के अंदर फैल गई। स्कूल के बच्चों ने घर में जाकर अपने माता पिता को अर्चित और नेहा की सफलता के विषय में बताया। किसी बच्चे ने घर में जाकर अफवाह उड़ा दी कि नेहा की सैलरी 20 लाख रुपए साल के हैं और अर्चित को साल में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगले दिन तक ये खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई थी। लोग जल भी रहे थे और सामने पड़ने पर रामधन महतो को बधाइयां भी दे रहे थे। जिस दिन अर्चित का इंटरव्यू हुआ था, दिव्या अर्चित और उसके खास दोस्तों के संपर्क में थी। अर्चित जब अपने दोस्तों को अपने सक्सेस के बारे में बता रहा था, तभी दिव्या का फोन आ गया था। माता पिता से भी पहले दिव्या को मालूम हो चुका था कि उसके होने वाले हमसफर ने सफलता की तरफ पहली उड़ान भर ली थी। अगले 15 दिनों के बाद दिव्या ने भी अर्चित को खुशखबरी सुनाई कि उसका भी कैंपस सिलेक्शन हो गया था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 6 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर उसका चयन किया गया था। अपनी नौकरी से दिव्या खुश थी। उसे लगता था कि उसे उसके टैलेंट के हिसाब से ठीक ठाक नौकरी मिल गई है, जबकि दिव्या के पिता विजेंद्र श्रीवास्तव बहुत नाउम्मीद हुए थे। उन्हें लगता था कि जितनी तनख्वाह दिव्या को काम करने के बदले में मिलेगी, उतनी तो वो कॉलेज के हॉस्टल में रहकर खर्च कर देती थी। रामधन महतो को पैकेज शब्द के मायने नहीं मालूम था, पर विजेंद्र श्रीवास्तव पैकेज का अर्थ समझते थे। जानते थे कि 6 लाख का पैकेज यानी कंपनी आपको सेवा में रखने के लिए 6 लाख रुपए सालाना खर्च करने वाली थी। इसी में आपके रहने और दफ्तर आने जाने का भी व्यय शामिल होता था। पर उन्हें संतोष था कि ये तो शुरुआत थी। प्राइवेट कंपनियों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखलाने पर कर्मचारी को अंतहीन तरक्की मिल सकती थी। फिर वो समय भी आ गया जब दिव्या और अर्चित का कॉलेज से पास आउट हो गया। मई का महीना था। दिव्या ने पहले से ट्रेन में इस तरह से टिकट बुक करवाया था कि दोनों एक साथ पटना पहुंच सके। अर्चित के पास ज्यादा सामान था भी नहीं, कुछ कपड़े और कुछ किताबें। कॉलेज में उसके पास एक साइकिल थी। ये साइकिल उसे अपने सीनियर से मिला था, जिसे वो एक जूनियर को दे चुका था।
हॉस्टल में सोने के लिए जो बिस्तर उसने खरीदा था, पिछले 4 साल में वो खराब हो चुका था। उसे उसने हॉस्टल में ही बिछा हुआ छोड़ दिया था। जबकि दिव्या के पास इतना ज़्यादा लगेज था कि ट्रेन में चढ़ाने के लिए भी उसे 2 कूली करने पड़े थे। हर बार की तरह अर्चित काटपाड़ी आया था और दोनों ने काटपाड़ी से दानापुर तक का सफर बंद कूपे में तय किया था। पटना पहुंचने के 15 दिन के बाद ही अर्चित को फरीदाबाद बुला लिया गया था। 2 महीने के बाद दिव्या भी बेंगलोर के लिए रवाना हो गई थी। जो ही अर्चित फरीदाबाद नौकरी ज्वाइन करने के लिए गया, अब घर में कुछ अलग ही माहौल बन गया था। लगभग रोज ही कोई न कोई व्यक्ति रामधन महतो से मिलता और अर्चित की शादी के लिए बात करता। किसी के पास बहुत सुंदर, बहुत काबिल लड़की का विवाह प्रस्ताव था, तो किसी के पास मनमाना दहेज का ऑफर था। कई लड़कियों की तस्वीर भी घर पर आ चुकी थी। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जरा सा गली में निकला नहीं कि कोई न कोई शादी की बात छेड़ देता है। रामधन महतो तिक्त स्वर में बोले, मैंने फोन पर अर्चित से बात की थी। वो तो कहता है कि अभी उसकी शादी की उम्र ही नहीं हुई है। शकुंतला देवी बोली, गांव में उसके साथ के लड़कों के 2-2 बच्चे हो गए हैं। हाँ, मगर सिर्फ बच्चे ही पैदा किया है उन लड़कों ने। बाप बनने पर जो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो बच्चे के दादा दादी उठा रहे हैं। लोगों की छोड़ो, हम तो अपनी बात करें। श्याम बाबू कह रहे थे कि अपने अर्चित को 40 लाख तक तो वो दिलवा देंगे। सोचो, अगर 40 लाख मिल गए तो हमारी तीनों बेटियों की शादी बड़े आराम से हो जाएगी। सारा दहेज आप बचा लेंगे तो समधी जी के दरवाजे पर मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। बहू भी कहेगी कि क्या बेटे के दहेज के भरोसे ही बेटियां पैदा की थी। शकुंतला देवी रुष्ट स्वर में बोली, ऐसा ही समाज है हमारा। हम अपने रिश्तेदारों को इसीलिए भी दुखी करते हैं ताकि दूसरे लोगों को खुश कर सके। दहेज भी ऐसा ही मसला है। कई लोग इसीलिए भी दहेज मांगते हैं क्योंकि उन्हें भी बेटी की शादी में दहेज देनी होती है। रामधन महतो उन्हीं लोगों में से थे। अब अर्चित शादी के लिए हाँ कर देता, फिर एक ही भोज में वे अर्चित और नेहा का विवाह करवा देते। नेहा ने टाइपिंग टेस्ट पास कर ली थी और कभी भी उसका नियुक्ति पत्र आ सकता था। जब सोनम की बोर्ड की परीक्षा हो गई तब सोनम भी पटना चली गई थी। गांव का मकान लगभग खाली हो गया था। बेटियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शकुंतला देवी अक्सर पटना में ही रहती थी। अकेले 20 बीघा की खेती अब रामधन महतो से भी नहीं हो पाता था, इसीलिए उन्होंने अब बटाई पर खेत लेना भी कम कर दिया था। अब उनके पास सिर्फ 10 बीघा की जोत थी, जिसे वे अपने हरवाहा के दम पर करते थे। रामधन महतो ने रेलवे से अपना मासिक सीजन टिकट बनवा लिया था। अब उनका भी ज्यादा वक्त पटना में व्यतीत होता था। दिव्या को बेंगलोर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लग रहा था कि अर्चित और उसके बीच अगर इसी तरह दूरी बनी रही तो वो अर्चित की जीवन संगिनी नहीं बन पाएगी। जीवन साथी बनने के लिए साथ में नहीं तो करीब में रहना जरूरी था। वो नोएडा या गुरुग्राम की किसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए प्रयासरत थी। इसी सिलसिले में वो हवाई जहाज के द्वारा बेंगलोर से नई दिल्ली आई थी। नोएडा में किसी होटल में रुकने की बजाय वो फरीदाबाद में अर्चित के पास रहने के लिए आ गई थी। महीनों के बाद दिव्या को अपने करीब पाकर अर्चित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसने अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी ली और वो दिव्या के साथ साये की तरह लगा हुआ था। इंटरव्यू के बाद दोनों ने नई दिल्ली घूमने का प्लान बनाया था। अगले ही दिन दिव्या को वापस बेंगलोर लौट जाना था। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकट लेकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। इसी दौरान दोनों प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर अगल बगल बैठकर गुट-गुट कर बातें कर रहे थे। तभी जीआरपी के एक जवान को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। उसने बेंच के हत्थे को डंडे से ठकठका कर दोनों का ध्यानाकर्षण करना चाहा। अर्चित ने निगाह उठाकर पुलिसिये को देखा, फिर नाखुशी प्रदर्शित करता हुआ बोला, क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? अर्चित झल्लाता हुआ बोला। अर्चित की नई नई औकात बनी थी। उसे खुद के सामर्थ्य का अंदाजा नहीं था। जबकि पुलिसिये ने नई उम्र के लड़के लड़की को देखा तो हावी होने की कोशिश करने लगा। उसे हर रोज इस तरह के शिकार मिलते थे जिससे उसकी
अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। घर वालों को पता न चल जाए, यही सोचकर नौजवान जोड़े उसके सामने अपनी जेब ढीली कर देते थे। मगर यहाँ तो बात ही अलग थी। पुलिसिया की बदतमीजी अर्चित से बर्दाश्त नहीं हुई। वो उससे उलझने लगा। पुलिसिया ने सीटी बजाकर अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया और जब उसके दो साथी करीब आए तो जोश में आकर उसने अर्चित के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया। अर्चित को काटो तो खून नहीं। वो उस पर पुलिसिया पर झपटना ही चाहता था कि पुलिस की वर्दी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो उस पुलिसिया पर झपटा तो नहीं, पर बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया, जिस वर्दी के जोर पर तू मुझ पर चांटा मारा है ना, ये वर्दी तेरे शरीर से उतरवा दूंगा मैं। तू उतराएगा वर्दी मेरी, मैं तेरी खाल नहीं उतार दूंगा, कहकर पुलिसिया फिर अर्चित की ओर झपटा। शट अप, दिव्या जोर से चीखी। लेडीज कांस्टेबल बुला, पुलिसिया चिल्लाया। इसे भी अंदर करते हैं आज तो, फिर इसे भी पता चलेगा कि पुलिस से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। अंकल चुपचाप हमें जाने दो, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप भी और आपके दोस्त भी, दिव्या बर्फ जैसे ठंडे स्वर में बोली। अच्छा, क्या कर लेगी तू, देखना चाहते हो? हाँ दिखा। दिव्या ने अपने मोबाइल को पहले की तरह वीडियो शूट करने दिया और अपने दूसरे मोबाइल से अपने पिता को फोन किया। पापा, मैं फरीदाबाद से दिव्या बोल रही हूँ। फरीदाबाद? तुम फरीदाबाद में क्या कर रही हो? जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। यहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरे और मेरे एक फ्रेंड के साथ जीआरपी वाले बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड को तो मार भी रहे हैं। मगर तुम फरीदाबाद? पापा वो सब बाद में, पहले हमें बचाओ। पुलिस वाले का नाम और बेंच नंबर देखकर बताओ। दिव्या ने बदतमीजी कर रहे पुलिसिया का नाम और नंबर उसकी छाती पर लगे उसके प्लास्टिक के नेम बेस से पढ़कर बताया। जब तक लेडीज पुलिस ना आ जाए प्लेटफॉर्म से कहीं मत जाना। अगर जबरदस्ती करे तो शोर मचाने लगना। 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में तुम तक हेल्प आ रही है। स्पीकर से पिता की आवाज आई, फिर फोन काट दिया गया। 10 मिनट के बाद अर्चित ने सरकारी मशीनरी की ताकत का जलवा देखा। लेडीज पुलिस आ गई थी और उन्हें लेकर जीआरपी चौकी लेकर पहुंची ही थी कि चौकी में टेलीफोन की घंटियां बजने लगी। विजेंद्र श्रीवास्तव प्रथम श्रेणी अधिकारी थे। प्रथम श्रेणी अधिकारियों की बात ही अलग होती थी। उन्होंने फरीदाबाद के आईजी को फोन लगाया था और एक अधिकारी बेटी को परेशान किया जा रहा है जानकर आईजी ने अपने सहायक को मामले की तह में जाने के लिए कहा। नतीजा, अब तक दादागिरी मचा रहा पुलिसिया अब खुद बेयारू मददगार था। उसकी सीटी के बदले में लपक कर आने वाले जवान उससे और मामले से किन्नी काटकर दूरी बना रहे थे। ये लोग बेंच पर बैठकर आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे। वह मिमियाया। आपत्तिजनक हरकत? व्हाट डू यू मीन? हम हक कर रहे थे या किस कर रहे थे या सेक्स कर रहे थे? दिव्या तीखे स्वर में बोली। जवाब दे। सब इंस्पेक्टर चीखा। ये दोनों सिर जोड़कर बातें कर रहे थे। अब बातें करना भी गुनाह हो गया। मुझे माफ कर दो। पुलिसिया एकदम से गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दूं? तुम तो मेरी खाल उधेड़ने वाले थे। लिखकर माफी मांगो। दिव्या सपाट स्वर में बोली। लिखकर? हाँ लिखकर। अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं एफआईआर लिखवाऊंगी और एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। रिकॉर्डिंग? पुलिसिया हैरानी से बोला। हाँ रिकॉर्डिंग। तुम्हारी एक एक हरकत की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि किस तरह तुमने हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट किया और परेशान किया। दिव्या अपना मोबाइल दिखाती हुई बोली। पुलिसिया बाज की तरह झपटा और दिव्या के हाथ से मोबाइल झपटकर एक और भागने की कोशिश किया। तत्काल उसके भाईबंद ही उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। साला पागल हो गया है क्या? भागकर कहाँ जाएगा? नौकरी छोड़ देगा क्या? सब इंस्पेक्टर चिल्लाया। इसे अपनी मर्जी का कर लेने दो ऑफिसर। अगर ये समझता है कि ये फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा तो ये ऐसी कोशिश भी करके देख ले। मेरा दावा है कि मेरे आईफोन का लॉक ही नहीं खोल पाएगा और अगर किसी करिश्माई तरीके से खोल पाया या मेरा फोन भी नष्ट कर देगा तो भी ये बच नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग मेरे पापा के मोबाइल में महफूज हो चुका है।
फिर ये मुझे 1.5 लाख का नया फ़ोन भी दिलवाएगा और फ़ोन नष्ट करने की सज़ा भी पाएगा। दिव्या बहुत ही गंभीर और स्थिर स्वर में बोली। किसी ने पुलिसिया के हाथ से दिव्या का फ़ोन लेकर अर्चित को दे दिया, जिसे अर्चित ने अपनी जेब में रख लिया। पुलिसिया ने देखा कि उसके भाई बंद भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो दिव्या के पाँव में गिर पड़ा। नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं, या तो लिखकर माफी मांगो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। दिव्या अपना पांव छुड़ाती हुई क्रूर स्वर में बोली, जल्दी करो, तुम्हारे चक्कर में हमारी ट्रेन भी छूट गई है। अर्चित बोला, लिखने से माफी मिल रही है तो लिख दे। मामला कोर्ट में गया तो तेरी नौकरी भी जाएगी और तू अंदर भी होएगा। सब इंस्पेक्टर A4 कागज की एक सीट और पेन उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला। उस बार दिल्ली जाना कैंसिल हो गया। एक तो समय खराब हो गया था और कहीं घूमने जाने की मानसिकता नहीं बची थी। ऊपर से अब पिता से क्या-क्या कहना था, उसके बारे में भी विचार करना था। दोनों रेलवे स्टेशन से वापस अपने फ्लैट में आ गए। उसने मुझे मारा, साले की वर्दी उतरवानी थी, अर्चित कलपता हुआ बोला। उसका बुरा करने के चक्कर में मैं अपनी बदनामी नहीं करवा सकती। उसका कुछ न कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। उसका बुरा तो हो चुका है। अधिकारियों की ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। भले ही महीना लग जाए, मगर वो बचेगा नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये तो पापा का ही जहुरा था कि बिहार में बैठे-बैठे उन्होंने हमें इस क्राइसिस से निकाल दिया। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि पापा को फरीदाबाद आने की वजह क्या बताऊंगी। जो सच है बता देना कि जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। ऐसा जॉब जिसमें पहले वाले जॉब से सैलरी कम है, दूसरी फैसिलिटी कम है। फिर क्यों करना चाहती हो ये जॉब? तुम्हारे करीब रहने के लिए, अगर संभव हो तो तुम्हारे साथ रहने के लिए। तभी दिव्या का मोबाइल बजने लगा। लो, आ गया कॉल। दिव्या स्क्रीन पर निगाह डालते हुए एक गहरी सांस ली, फिर बोली, अब वक्त आ गया है कि घर वालों को हमारे रिलेशन के बारे में बता दिया जाए। क्या कहते हो? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मगर यूं आनन फानन नहीं। थोड़ा समय दो। कितना? इतना कि मैं घर वालों को इंटरकास्ट मैरिज के लिए मना सकूं। पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए जो कर्ज लिया था चुका सकूं। बिका हुआ खेत वापस खरीद सकूं। बहुत लंबा प्रोग्राम बता रहे हो। भले ही 2 साल के बाद शादी करना, मगर शादी तो करोगे ना? हाँ, ओके। मेरे लिए इतना आश्वासन भी बहुत है। फोन बजकर बंद हो चुका था। बेसब्र पिता ने दोबारा फोन किया था। दिव्या ने फोन उठाया और पिता के द्वारा मांगी गई हर जानकारी दी। लड़का कौन था? क्या करता है? तुम बेंगलोर की बजाय अभी फरीदाबाद में क्या कर रही हो? फरीदाबाद में कहाँ ठहरी है? सब जानने के बाद पिता घुर्राए। ये वही लड़का है ना जो IIT चेन्नई में पढ़ता था और तुम्हारे साथ ट्रेन में ट्रैवल करता था? हाँ हाँ, तो तुम उसके साथ रिलेशन में हो? पिता हिचकिचाते हुए बोले। हाँ, दिव्या साहस करके बोल दी। इस तरह की बातें फोन पर करने का एक फायदा ये भी था कि कोई हाथ बढ़ाकर थप्पड़ नहीं मार सकता था। और हाँ कहती है, बेशरम कहीं की। कभी सोचा है? तुमसे 3 साल छोटी एक बहन है, 7 साल छोटा एक भाई है। आज तुम्हारे कारण मुझे कितने ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जी तो चाहता है कि उसी पुलिस से कहकर उस लड़के की टांग तुड़वा दूं। दिव्या फोन पर रोने लगी। वो लड़का तुम्हारे पास है? हाँ, उससे बात करवाओ मेरी। दिव्या ने फोन अर्चित की ओर बढ़ा दिया। हेलो सर। अर्चित धीरे से पर बहुत अदब से बोला। मिस्टर, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उधर से कठोर स्वर में कहा गया। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। उस समय भी हम दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वो आदमी आदतन झगड़ालू था। उसने पी भी रखी हुई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर रहे थे या आज कुछ नहीं कर रहे थे। मेरा मतलब है कि तुम्हारा दिव्या के साथ रिश्ता क्या है? दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसने हमेशा मेरी मदद की है। हमारी दोस्ती पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। सिर्फ दोस्ती है या? अभी तक तो हमने एक दूसरे को दोस्त ही समझा था, पर आपके पूछने पर महसूस हो रहा है कि अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं दिव्या से शादी भी कर सकता हूँ।
तुम्हारे माता पिता को दिव्या के बारे में मालूम है? दिव्या मेरे घर गई है और मेरी माँ और बहनों से मिली है। अपने घर का पता बताओ। क्यों? अब क्या शादी की बात भी तुम्ही से करूं? उधर से क्रोधपूर्ण स्वर में कहा गया। अर्चित ने झिझकते हुए अपने घर का पता बताया। फिर उधर से फोन काट दिया गया। चलो अच्छा हुआ कि उस पुलिस के कारण हमारा ये काम भी आसानी से हो गया। मैं समझता था कि आईआईटी कर लेना ही पर्याप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा मैं एमबीए करने की सोचता था, मगर आज एहसास हुआ कि बहुत पैसा कमा लेने से भी कुछ नहीं होता, पास में पावर भी होनी चाहिए। क्या मतलब? आज से पढ़ाई का ट्रैक चेंज। मैं एमबीए करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करूंगा। जिस दिन वीक ऑफ रहेगा, मुखर्जी नगर जाकर कोर्स और सिलेबस के बारे में जाकर पता करूंगा। वो कुर्मी है, हम कायस्थ, कैसे होगी शादी? दिव्या की मां शोभा श्रीवास्तव पति के चेहरे पर निगाह डालते हुए बोली, तुम्हें मालूम था कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा था? हरगिज नहीं, वो अपने घर आता था। एक बार कोचिंग के समय आया था, उसके बाद 2-3 बार वेलोर से जब दिव्या घर आई थी, तब वो उसे घर तक छोड़ने आया था, पर घर के बाहर बाहर से ही चला गया था। घर के अंदर आकर ही क्या करता? 2 रात तो पहले ही दोनों एक साथ ट्रेन में गुजार चुके होते थे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है, वहाँ का कल्चर देखा है, स्टूडेंट की मेंटेलिटी देखी है। हमने बहुत भूल की जो उसे उड़ाने के लिए मनचाहा पैसा दिया। कोई कोई महीना उसने 50,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च किया था। वो तो मुझसे भी पैसे लेती रहती थी, कभी किताबें खरीदने के लिए, तो कभी ड्रेस के लिए, तो कभी सहेलियों के साथ कहीं घूमने जाने के लिए। मैं 100% श्योर हूँ कि दिव्या फरीदाबाद गई ही उससे मिलने के लिए। जॉब इंटरव्यू या तो था ही नहीं, या फरीदाबाद जाने का बहाना था। ये भी तो हो सकता है कि वो फरीदाबाद में नौकरी ढूंढ ही इसीलिए रही हो कि वो उस लड़के के साथ रह सके। मुझे तो ये भी लगता है कि सिर्फ शादी ही नहीं हुई है दोनों की, बाकी दोनों में करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। क्यों ना उस छोकरे की टांग ही तुड़वा दीजिए। शोभा श्रीवास्तव नफरत से बोली, कैसे? आप उसे बचा सकते हैं तो उसे फंसा भी सकते हैं। किसी को बचाना और फंसाना दोनों एक ही बात नहीं होती है। आप बचने के लिए किसी और से भी गुहार लगा सकते हैं, पर आपके कहने भर से कोई किसी की टांग नहीं तोड़ देगा। तुम दिव्या को ओबलाइज करो। अगर वो उस लड़के के खिलाफ एक्शन चाहेगी तो तबाही मचा दूंगा मैं। वो क्यों एक्शन चाहेगी? मत भूलिए कि लड़का बेंगलोर नहीं गया, बल्कि हमारी लड़की उसके पास फरीदाबाद गई है। मैं कल ही बात करता हूँ लड़के के बाप से। एक बार लड़का दिव्या को नाराज कर दे और दिव्या हमारी बात मानने लग जाए, फिर लड़के की जिंदगी में आग लगा दूंगा मैं। विजेंद्र श्रीवास्तव क्रूर स्वर में बोले, इनकी नकल कसनी बहुत जरूरी है, नहीं तो दीपिका और दीपक पर भी इस रिलेशन का प्रभाव पड़ेगा। दीपिका दिव्या की छोटी बहन थी, जो उससे 3 साल छोटी थी और वर्तमान में एनआईटी जमशेदपुर में सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। दीपक राजस्थान के कोटा शहर में रहकर जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। अगले ही दिन अपने घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकते देखकर रामधन महतो उत्सुकतावश घर से बाहर निकलकर आए थे। वे अभी पीली बत्ती वाली गाड़ी की ओर देख ही रहे थे कि गाड़ी से निकलकर एक आदमी उनके करीब आया। रामधन महतो यही रहते हैं? आगंतुक ने पूछा। मैं ही रामधन महतो हूँ। 2 मिनट के लिए गाड़ी के पास चलिए। श्रीवास्तव साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात वो करना चाहते हैं तो वो मेरे पास आए, मैं क्यों उनके पास जाऊं? रामधन महतो शुष्क स्वर में बोले। महतो जी प्लीज प्लीज बोलते हो तो चलो चलते हैं। दोनों गाड़ी के करीब पहुंचे। अवधेश जाओ पान लेकर आओ, कहकर विजेंद्र श्रीवास्तव ने ड्राइवर को वहां से चलता किया। फिर गेट खोलकर रामधन महतो को गाड़ी की सीट पर बैठने का इशारा किया। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रामधन महतो संकोचपूर्ण स्वर में बोले। मैं दिव्या का पापा हूँ। दिव्या? कौन दिव्या? आप दिव्या को नहीं जानते? अर्चित की दोस्त। अच्छा वो वही। अरे साहब, फिर आप गाड़ी में क्यों बैठे हैं? घर के अंदर चलिए। महतो जी फिर कभी। गाड़ी में सरकारी कागजात है और ड्राइवर भी पान लेने गया हुआ है। बात जरा सी है, पर इतना महत्वपूर्ण है कि आपको बताना जरूरी लगा, इसीलिए ऑफिस जाने से पहले मैं आपको बताने आ गया। जी बोलिए।
रामधन महतो विनीत स्वर में बोले, आपको कभी अर्चित ने बताया नहीं कि वो दिव्या से शादी करना चाहता है? रामधन महतो हैरानी से विजेंद्र श्रीवास्तव की ओर देखने लगे। जब बात का मर्म समझे तो अनायास ही उनके मुंह से निकला, ये कैसे संभव है? आप कायस्थ हैं और मैं कुर्मी। हमारे यहाँ विजातीय विवाह कैसे हो सकता है? गांव वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। हमारी बेटियों से कौन शादी करेगा? अब आपसे क्या छुपाए महतो जी, यही सोच सोचकर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बीवी अलग रो रही है। आप लड़की को समझाइए, मैं लड़की को समझाता हूँ। साहब, लड़के ने जिद नहीं छोड़ी तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि बेटे की शादी में जो दहेज मिलेगा उसे शादी में पूरा खर्च नहीं करूंगा, उसी में से बचाकर अपनी बेटियों की शादी कर दूंगा। इस लड़के को पढ़ाने के लिए मैंने जमीन बेच दी, इसकी माँ ने गहने बेच दिए। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लड़के को समझाइए कि एक मूर्ख लड़की के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की जिंदगी तबाह मत करे। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जान लगा दूंगा मैं तो। ठीक है महतो जी, मेरा ड्राइवर आ रहा है, उसके सामने प्लीज चुप रहिएगा। और फिर ड्राइवर के आने के बाद रामधन महतो गाड़ी से उतर गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। रामधन महतो ने घर आकर शकुंतला देवी को सारा वाकया बताया। वो बेचारी भी अपना सिर पीट कर रह गई। दिव्या डिनर लेने के बाद अपना लैपटॉप खोलकर ऑफिस से संबंधित कोई काम कर रही थी कि उसका मोबाइल फोन गुनगुनाया। देखा तो अर्चित का फोन था। दिव्या दोपहर के बाद बेंगलोर आ गई थी और एयरपोर्ट से सीधे अपने ऑफिस में चली गई थी। ऑफिस में थोड़ी देर तक रहने के बाद वो ऑफिस का ढेरों काम लेकर घर आ गई थी। अब भले ही रात के 2 बजते, उसे सभी पेंडिंग काम करके ही सोना नसीब होना था। हेलो, सो तो नहीं रही थी? अब अकेले सोने का मन नहीं करता। 2 दिन तुम्हारे साथ क्या बिताती हूँ, मेरी आदत बिगड़ जाती है। अब तो अकेले ही या किसी और के साथ सोने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी आज सुबह ही मेरे पिताजी को धमकी देकर गए हैं कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाएगी। और फिर अर्चित अपने पिता से प्राप्त जानकारी साझा करने लगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुम मेरे साथ हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर ये सब तो होना ही था। तुम क्या समझते हो कि बड़े बुजुर्ग यूं ही मान जाएंगे? अभी नई नई आग लगी है, थोड़ा धुआं भी निकलेगा, कुछ लकड़ियां भी चटकेगी, थोड़ा शोर भी होगा, मगर अपने स्टैंड से हिलना नहीं। तुम करना क्या चाहती हो? उन्होंने तुम्हें चेतावनी दी है, मैं भी उन्हें चेतावनी दूंगी कि अगर मैं शादी करूंगी तो अर्चित महतो से, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहूंगी। देखती हूँ कब तक वे मेरी शादी नहीं करवाते हैं। अगर वे भी जिद पर अड़ गए तब वे हमारी शादी ही नहीं होने देंगे। हम शादी नहीं करेंगे, मगर हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इसी बार मुझे नोएडा में जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर कोशिश करूंगी। नोएडा नहीं तो गुरुग्राम में कोशिश करूंगी, कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल ही जाएगा। हो सकता है फरीदाबाद में ही नौकरी मिल जाए। दैट्स ग्रेट। ऐसा हो गया फिर तो कहना ही क्या। ओके, अब मैं भी यहीं स्टैंड लेता हूँ। मैं भी घर पर कह देता हूँ कि मैं दिव्या के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? विजेंद्र श्रीवास्तव गुस्से से बोले, आप यही चाहते हैं ना कि मैं अर्जित से शादी नहीं करूं? हाँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मेरी बात मानकर घाटे में नहीं रहोगी। देखना मैं कितनी धूमधाम से किसी आयुष अधिकारी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लगता है आपने मेरी बात ध्यान पूर्वक नहीं सुना है। मुझे किसी आईएएस या आईपीएस की चाह नहीं है। मैं या तो अर्चित के साथ शादी करूंगी या करूंगी ही नहीं। अगर अर्चित को कुछ हो गया या उसने किसी और से शादी कर ली तो मैं समझूंगी कि एक ताकतवर पिता ने अपनी ताकत दिखाया है। वैसी स्थिति में या तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी या क्या, मुझे नहीं मालूम। और मोबाइल पर दिव्या जोरों से रोने लगी। एक बात नहीं मानती ये लड़की, जब प्रॉब्लम में हो तो 1 मिनट में कॉल करेगी। पर विजेंद्र श्रीवास्तव सामने स्तब्ध बैठी पत्नी से बोले, जो दिव्या के कान तक भी पहुंची, पापा आप हो। बेटी अपनी प्रॉब्लम अपने पापा से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? कहने के बाद दिव्या फिर से रोने लगी। कभी सोचा है कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण दीपिका की शादी कैसे होगी?
उसकी शादी में क्या प्रॉब्लम है? क्यों बड़ी बहन अभी कुंवारी रहे और छोटी बहन की शादी कर दूं? कर दीजिए, क्या हर्ज है? लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों की परवाह नहीं करती। अगर आपको लोगों की ज्यादा फिक्र हो तो आप मुझे दीपिका की शादी में मत बुलाइएगा। दिव्या निष्ठुर भाव से बोली। विजेंद्र श्रीवास्तव असहाय भाव से पत्नी की ओर देखे, फिर गुस्से से फोन अपने से दूर फेंक दिए थे। ये तो अच्छा था कि मोबाइल गद्दे पर गिरा था, टूटा नहीं था। नेहा की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई थी। बड़े चाचा के कहने पर लखनऊ के बाशिंदे एक परिवार में नेहा का विवाह भी कर दिया गया था। 2 साल के बाद पूनम का चयन भी भारतीय रेलवे के ग्रुप डी के स्टाफ के तौर पर नागपुर में हो गया था। उसके कोचिंग वाले सर ने उसे समझाया था कि 5 एक साल की जहमत है, फिर ग्रुप सी में आराम से चली जाओगी। चूंकि और कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसीलिए पूनम ने अर्चित से मशवरा किया, फिर नागपुर चली गई थी। अब सोनम पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी। गांव की खेती बिक गई, तब रामधन महतो ने बटाई पर खेती लेना ही छोड़ दिया था। अब गांव पर एक जर्जर मकान के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। माहाना खर्चे के लिए अर्जित हर माह पर्याप्त रकम भेज देता था। अर्जित ने फरीदाबाद की नौकरी छोड़ी नहीं थी। नौकरी करना उसकी मजबूरी थी, जबकि यूपीएससी की तैयारी करना उसका पैशन बन गया था। दिव्या ने बेंगलोर की नौकरी छोड़ दी थी और नोएडा की एक दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। निवास के लिए अर्चित का फ्लैट उपलब्ध था, पर बिना विवाह के एक साथ रहना उन्हें उचित नहीं लगा था। इसीलिए अर्चित ने एक नई बिल्डिंग में बनी अगल बगल का 2 फ्लैट, जो 1 BHK का था, किराए पर ले लिया था। एक में दिव्या का सामान रखा था और दूसरे में अर्चित का। सुबह शाम एक मेड आती थी और दोनों फ्लैट की साफ सफाई करने के अलावा दोनों का खाना एक ही किचन में बनाकर चली जाती थी। वैसे तो दूसरे फ्लैट का किराया उन लोगों के लिए फिजूल खर्ची ही था, क्योंकि खाना रहना दोनों का एक साथ था। पर दिखावे के लिए जब तक दोनों की शादी नहीं हो जाती, उन्होंने ये फिजूल खर्ची भी कबूल कर ली थी। विजेंद्र श्रीवास्तव के पास दिव्या की हर जानकारी थी। जब से वे दिव्या पर नजर रखने लगे थे, तब से दिव्या की कोई मूवमेंट उनसे छुपी नहीं थी। आगे पीछे जानकारी उन तक पहुंच ही जाती थी। कब उसने बेंगलोर छोड़ा, कब वो अर्चित के साथ रहने लगी। अर्चित खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जानकर उन्हें खुशी हुई थी। सिर्फ जात पात का बंधन था, अन्यथा अर्चित जैसा दामाद पाकर वे खुद को धन्य समझते। एक रात उन्होंने दिव्या को फोन लगाया। दिव्या अर्चित के साथ ही थी और दोनों अपने अपने काम में मशरूफ थे। पिता का फोन देखकर दिव्या को सोच में पड़ गई। फिर फोन उठाकर उसने पिता का अभिवादन किया। प्रणाम पापा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, क्या अगर मैं और तुम्हारी माँ जिल्लत की जिंदगी जीने की बजाय जहर खाकर मर जाए तो क्या करोगी? क्या मतलब, तब भी उसी के साथ रहोगी या अपना रास्ता बदल लोगी? फिर तो मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगी? लोग ताना दे देकर मुझे मरने के लिए मजबूर कर देंगे। इसीलिए मैं भी सुसाइड करके आपके पीछे पीछे आपके पास आ जाऊंगी और आपसे और माँ से माफी मांग लूंगी। यानी जान दे देगी, पर अपने पापा की बात नहीं मानेगी। मान तो रही हूँ, आप चाहते हैं कि मैं अर्चित से शादी नहीं करूं। हमने शादी नहीं की, पर रहती तो तुम उसी के साथ हो। हाँ, उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मेरे सपोर्ट की जरूरत है। मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। एक काम कर सकती हो क्या? अर्चित को कहो कि वो अपना सरनेम बदल ले, महतो की बजाय सिन्हा लगा ले। बिहार में सिन्हा सरनेम कुर्मी भी लगाते हैं और कायस्थ भी। शादी के बाद लड़कियों का सरनेम चेंज होते तो सुना था, पर लड़कों का। दिव्या प्लीज, या फिर वो अपने नाम के साथ कोई सरनेम रखे ही नहीं। मैं अर्चित से बात करूंगी जरूर, और वो जो भी जवाब देगा बताना। जी पापा, गुड नाइट। फोन काटने के बाद दिव्या अर्चित की ओर देखी। चूंकि फोन स्पीकर मोड में था, इसीलिए दोनों तरफ का वार्तालाप अर्चित ने सुना था। क्या बोलते हो? मैं मेरा नाम तो बदल सकता हूँ, मगर अपने पिताजी का नाम कैसे बदल लूँ? सबसे अच्छा ये है कि न सरनेम तुम्हारे पापा का, न मेरे पापा का। शादी के कार्ड में सिर्फ प्रथम नाम ही रहेगा। ये भी सही है। वादे के मुताबिक नौकरी के 6 महीने के बाद ही अर्चित ने मां शकुंतला देवी को सोने के कंगन पहनाए थे। नई सोने की चेन, 3 अंगूठियां, मांग टीका और कान के टॉप्स भी उसी समय दिलवा दिया था। शकुंतला देवी जब सभी गहने पहनकर खुद को आईने में देखी थी, तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई थी। जीवन में पहली बार इतना सोना उनके शरीर पर एक साथ आया था।
ये सारे गहने मैं अपनी बहू के लिए रख दूंगी। इस उम्र में इतना गहना पहनूंगी तो लोग यही कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अपनी जमीन भी वापस आ जाए तो मैं समझूंगा कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। रामधन महतो बोले, अभी तो 6-7 महीने ही हुए हैं बेटे को नौकरी करते हुए। उसे एजुकेशन लोन भी चुकाना है। उसे थोड़ा समय तो दीजिए। देख लीजिएगा, वादे के मुताबिक मेरा बेटा 5 साल होते होते पहले से ज्यादा जमीन खरीद देगा। एक बात तो है कि अर्चित और नेहा के कारण इलाके में मेरी इज्जत बढ़ गई है। लोग हमारे बच्चों का उदाहरण देते हैं और मेरी भी तारीफ होती है कि मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया था। आपने या मैंने, तुम और मैं अलग है क्या? जो तुम हो वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो तुम हो। शकुंतला देवी की समझ में नहीं आया कि रामधन महतो कहना क्या चाहते थे, पर उनके चेहरे पर खुशी के अलावा और कोई भाव नहीं था। रामधन महतो जब पटना में रहते थे तब पत्नी से वार्तालाप के दौरान अक्सर बच्चों की कामयाबी के बारे में चर्चा होती थी और पति पत्नी मुग्ध होकर एक दूसरे को इसी तरह बधाइयां देते थे। फिर फरीदा रेलवे स्टेशन वाला कांड हो गया था। अगले ही दिन विजेंद्र श्रीवास्तव घर आए थे और चेतावनी परोसकर चले गए थे। पति पत्नी ने एक बार फिर से तस्बरा किया और इस उम्मीद में अर्चित को समझाने के लिए फोन किया कि उनका बेटा नादान है, उनके समझाने से समझ जाएगा। अर्चित ने बहुत देर तक फोन कॉल को इग्नोर करने की कोशिश की। उसे अंदाजा था कि पिता क्या कहने वाले थे, इसलिए उसने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दिया और ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया था। मगर रामधन महतो को सब्र कहाँ था। वे हर 10 मिनट के बाद रिंग कर रहे थे। टेबल पर रखे मोबाइल का स्क्रीन जब रोशन होता तो अर्चित की नजर मोबाइल के ऊपर मोटे फोन से लिखे बाबूजी पर जाता। बार बार पिता का इनकमिंग कॉल देखकर उसका मन वितृष्णा से भर गया। एक बार मन किया कि वो फोन का स्विच ऑफ कर दे, पर यह मुमकिन नहीं था। कभी भी इमरजेंसी में स्टाफ का फोन आ सकता था। बॉस भी कोई जानकारी लेने के लिए कॉल कर सकता था। नहीं, फोन स्विच ऑफ करना ठीक नहीं था। फिर पिता का बार बार फोन करना अर्चित के मन को विचलित कर रहा था। न उसे चैन से बैठने दे रहा था, न ही उसे काम करने दे रहा था। अगली बार फोन आया तो अर्चित ने फोन उठा लिया। हेलो, मैं अभी ड्यूटी पर मीटिंग में हूँ, अर्चित दांत भींचकर बोला। वो दिव्या के पापा, मैं अभी बात नहीं कर सकता। कहा ना कि मीटिंग में हूँ, शाम को खुद फोन करूंगा, कहकर अर्चित ने फोन काट दिया था। रामधन महतो कोई मूर्ख नहीं थे, समझ गए कि बेटा अभी बात नहीं करना चाहता है। क्या बोला? पास बैठी शकुंतला देवी उत्सुकता से बोली। बच्चे जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब अपने माता पिता को खुद पर आश्रित समझने लगते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी वो मीटिंग में है, शाम को घर लौटेगा तो खुद फोन करेगा। अब क्या होगा? शाम तक इंतजार करो, कहकर रामधन महतो ने एक बीड़ी जला ली थी। शाम को अर्चित घर लौटा तब किचन में खाना बनाने की तैयारी करते हुए घर पर फोन किया। पिता जैसे ही फोन का इंतजार ही कर रहे थे। वो दिव्या के पिता घर आए थे। धमकी देकर गए हैं कि वे हमें तबाह कर देंगे। कुछ नहीं होगा, वे धमकी देने और थोड़ा बहुत परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मगर ये कि वे काम ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। करना उन्हें ये चाहिए था कि वे अपनी बेटी को समझाते, पर बेटी मान नहीं रही है तो धमकी आपको देने आ गए। मैं तो सही हूँ, मैं तो पराई औलाद को समझाने की बजाय अपनी औलाद से बात कर रहा हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तुम जात समाज और गांव के बारे में तो विचार करो। लोग क्या कहेंगे? गांव वाले, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? आप उस जात समाज गांव और रिश्तेदार की चिंता कर रहे हैं जिसने आपको हर पल छला है। याद कीजिए, अपने जिन बड़े भाइयों के कहने पर आप गांव छोड़कर कमाने के लिए शहर नहीं गए, जैसे ही उन्हें मौका मिला घर खेत का बंटवारा कर दिया। आपको मजबूर जानकर आपसे फसल कम कीमत पर खरीदा। खेत बेचने पर मुनासिब कीमत नहीं मिली। किसी ने एक पैसे का सहयोग नहीं किया। लोग उधार देने से पहले ब्याज तय करते थे। बेटा, गांव वालों ने मदद भी तो की। मुझे बंटाई पर खेत मिलने से कोई दिक्कत नहीं हुई। खेत क्या सिर्फ अपने जात वालों के थे या दूसरी जातियों वालों के भी थे? रामधन महतो चुप रह गए। उन्होंने तो मोहन साहब जैसे व्यापारी के भी खेत जोते थे। बाबूजी, मैं कोई 15-16 साल का जवान हो रहा छोकरा नहीं हूँ जो सिर्फ भावनाओं में बहकर कोई भी उल्टा सुल्टा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है कि दिव्या दूसरे कास्ट की है, पर जितनी मदद दिव्या ने मेरी की है उतना किसी ने भी नहीं किया है। वो सब उसने एक मित्र की हैसियत से किया था। जब कभी उसे भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, तुम भी उसकी मदद कर देना। रामधन महतो समझाने वाले अंदाज से बोले।
इस वार्तालाप से अर्चित उकता चुका था। बातचीत खत्म करने के उद्देश्य से बोला, आपके खानदान की इज्जत मेरे विजाती विवाह करने से जाती है ना? तो ठीक है, मैं विवाह ही नहीं करता। तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बहनों की शादी कैसे कर पाऊंगा? मेरी शादी से बहनों की शादी का क्या कनेक्शन है? लड़की वाले जो दहेज देंगे उसी से तो मैं तुम्हारी बहनों की शादी होगी। मेरी बहनों की शादी किसी से मिले भीख का मोहताज नहीं है। मैं करूंगा मेरी बहनों की शादी, और अगर मेरी कमाई कम पड़ेगी तो बचा हुआ खेत भी बेच दीजिए। वादे के मुताबिक 5 साल के बाद सब वापस खरीद लूंगा। बेटे का कठोर फैसला देखकर माँ बाप मजबूर थे, फिर भी समझाने का प्रयास जारी था। बोले, बात सिर्फ रुपए पैसे का नहीं है, जात पात का भी है। तुम दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लोगे, फिर तुम्हारी बहनों का हाथ कौन पकड़ेगा? इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें भी पढ़ लिख कर इस लायक बने कि वो किसी की मोहताज न रहे। बाबूजी, अपनी जाति में शादी करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको दहेज मिल जाएगा, जो कि मेरी शादी में ही खर्च भी तो हो जाएगा। जबकि दिव्या खुद वर्किंग गर्ल है, 2 जनों की कमाई से हमारा जीवन ही बदल जाएगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनों की शादी के लिए मैं बचा कुचा पुश्तैनी जमीन जायदाद भी बेच दूं, मगर फिर हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? घर खर्च के लिए हर महीने पैसे भेजता तो हूँ, पैसे अगर कम पड़ते हैं तो और भेज दूंगा, मगर घर खेत, आपको लगता है कि मैं अब गांव में रहूंगा या खेती करवाना मेरे बस की बात है? रामधन महतो समझ गए कि अब अर्चित उन पर आश्रित नहीं है, बल्कि वे लोग अर्चित पर आश्रित हो गए हैं। अब न उनके पास ज्यादा जमीन थी और न ही बंटाई पर ज्यादा खेत लेकर वे खेती ही करवा सकते थे। उन्होंने तो खेती में प्रयुक्त होने वाले बैल जोड़ी भी बेच दिया था। अगर दिव्या के पिता फिर घर आए तो मैं क्या कहूँ? कहिएगा कि मैंने वादा किया है कि उनकी और आपकी मर्जी के बिना मैं दिव्या से शादी नहीं करूंगा। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि आपने मुझे समझा दिया है, अब वे अपनी बेटी को समझा ले, वो मान जाएगी। ये तो मुझे नहीं मालूम, जिद्दी लड़की है, उसका कोई भरोसा नहीं। बेटा, अपना ख्याल रखना। इन बड़े लोगों से दुश्मनी लेकर हम तबाह हो जाएंगे। इनकी ताकत का अंदाजा तो कल शाम को ही हो गया था मुझे। ये हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को पकड़वा सकते हैं तो किसी को छुड़ा भी सकते हैं। अर्चित ने फोन बंद किया, फिर अपने उन दोस्तों और सीनियर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की जो आईआईटी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में रहते थे। उसी रात खाना खाने के बाद अर्चित ने दिव्या को ये भी बता दिया था कि उसके पिता अर्चित के घर गए थे और रामधन महतो को क्या चेतावनी देकर गए थे। और उसी समय अर्चित और दिव्या ने संकल्प लिया था कि माता पिता की जिद के कारण वे शादी तो नहीं करेंगे, पर घर वाले उनकी शादी कहीं और भी करवा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।